डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं एलिकेंट माइंड्स में। और आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बारे में समझेंगे कि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और क्योंकि ये जो लॉ है ना, इससे जो हमको रिलेशन मिलेगा उसका हम आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज होगा, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। और ये ओम्स लॉ की तरह ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हम लोग ओम्स लॉ बार बार यूज कर रहे थे, उसी तरह से जूल्स लॉ को भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है। हम लोग समझते हैं इसको, ये क्या है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, चार्ज के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रिक करंट हीट जनरेट करता है। ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो जूल्स लॉ के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप जानते होंगे जूल्स लॉ के बारे में, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जो रिलेशन मिलता है हमको, क्या मिलता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से मिलता है। यहाँ पे H क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन रेसिस्टर, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टर, आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, एंड टी क्या है, टाइम है। ये आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये रिलेशन आया कैसे, ये अभी हमको समझने का ज़रूरत है। अभी हम लोग समझेंगे कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कहाँ से आया। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक पहले सर्किट डायग्राम बनाना होगा ताकि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो हम यहाँ पे एक बना रहे हैं सर्किट डायग्राम, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, जिसके हेल्प से हम लोग समझेंगे जूल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। कहने का मतलब है कि इस सर्किट में सिर्फ एक रेसिस्टेंस ही लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो सेल है इसमें लगा हुआ, ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो होने की वजह से इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई फ्लो हो रहा है। और हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो आर है, और टाइम टी के लिए इसमें करंट फ्लो किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहने का मतलब क्या है। जैसे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर फैन भी चल रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी से फैन भी चल रहा हो, या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट जब ऑपरेट कर रहा होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे फैन चल रहा है तो उसमें उसका ब्लेड तो रोटेट कर ही रहा है, लेकिन उसमें कुछ हीटिंग इफेक्ट भी आ रहा है। लेकिन हम वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। हम जो सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पे इस सेल का जो केमिकल एनर्जी है वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो टोटली कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इस रेसिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हीट भी एनर्जी है। और इस सेल में केमिकल्स है और उसमें केमिकल एनर्जी है। तो ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है हीट एनर्जी में। ठीक है, तो हम इसलिए इस सर्किट को प्योर रेसिस्टिव लिए हैं, और इसी को बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब पूरा पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो अगर हीट में कन्वर्ट हो रहा हो, तब हम लोग उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ऐसा कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, फैन को तो हम लोग रोटेट कराने के लिए यूज करते हैं ना मेनली। भले उसमें हीटिंग इफेक्ट हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन उसका मेनली पर्पस क्या होता है कि उसको रोटेट कराना है। तो उसी तरह दूसरे गैजेट्स का भी अलग अलग पर्पस है। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन है, या इलेक्ट्रिक हीटर है, रूम हीटर है, या टोस्टर है, ये इन सभी गैजेट्स में हमारा मेन जो पर्पस होता है वो होता है हीट प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो हम वैसा ही गैजेट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कि सिर्फ रेसिस्टेंस हो और कोई नहीं हो, और उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा,
अब हम जो ये हमारा रिलेशन जो था क्या था, H इक्वल टू जूल्स लॉ से जो हम लोग जानते हैं और अभी जो आपको हम दिखाए आई स्क्वायर आर टी, इसको हम समझना चाह रहे हैं कि ये रिलेशन आया कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ। इसका मीनिंग समझना होगा, ये कैसे आया है। हम लोग क्या पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये डिफिनेशन पढ़े थे ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो हो क्या रहा है ना कि ये जो सेल है ये क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। चार्ज जो इसमें मूव हो रहा है तो कौन मूव करा रहा है, ये सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से मूव कर रहा है। तो ये चार्ज को मूव कराने का काम कौन कर रहा है, ये सेल कर रहा है ना। ठीक है, तो ये वर्क कौन करा रहा था, ये सेल करा रहा था। अब अगर चार्ज Q मूव कर रहा है यहाँ से, तो हम लोग इसी रिलेशन को अगर दूसरी तरह से समझना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं। मतलब वर्क डन जो हो रहा है चार्ज को मूव कराने में, वो क्या हो रहा है, जितना इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है इंटू जो चार्ज इसमें मूव कर रहा है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, यही होगा वर्क डन। ये जो सेल कर रहा है ये वर्क डन होगा। और यही वर्क और एनर्जी तो इक्विवेलेंट होता है ना, ये तो हम लोग जानते हैं कि हम आपको पहले भी बोले थे कि वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है, और वर्क और एनर्जी का दोनों का यूनिट भी सेम ही होता है, जूल ही होता है। ठीक है, तो यही जो वर्क डन इस सेल ने किया, यही वर्क डन यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू आया हमारा। और ये यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही है, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ। वही यहाँ पे इसने लिखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू VQ, जो हमने यहाँ पे लिखा है। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ इन टाइम T। मतलब अब वर्क डन और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि जो सोर्स है यहाँ पे ये सेल मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ। जितना वर्क डन कर रहा है उतना ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। और ये एनर्जी सप्लाई कितने टाइम के लिए किया है, टाइम T के लिए किया है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या, हम लोग क्या पढ़े हैं पावर का डिफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, यही पढ़े हैं ना। इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं तब, ताकि हमको स्पेस मिलेगा। ठीक है, हम लोग पढ़े क्या है, पावर इक्वल टू क्या पढ़े हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो W अपॉन टी जो होगा, वर्क डन अपॉन टाइम जो होगा, इसी को हम लोग पावर जानते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे W इक्वल टू, इसको फिर से हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, W इक्वल टू V इंटू क्यू आया। और हम लोग पावर जानते हैं, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो यहाँ से अगर आप इस रिलेशन से जाना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यहाँ से ये मिल रहा है। अच्छा, यहाँ से हम क्या निकाल के रखे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो इस दोनों को इक्वल कर देते हैं हम। अगर इस दोनों को इक्वल कर दें हम तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए वी क्यू इक्वल टू पी टी मिल रहा है, वी क्यू इक्वल टू पावर इंटू टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पावर को लिखना चाहें तो पावर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं। अब हम लोग करंट का जो पढ़े हैं डिफिनेशन क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट के लिए हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं रिलेशन, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये पढ़ के रखे हैं हम लोग, क्यू अपॉन टी। इस क्यू अपॉन टी को हम रिप्लेस कर दें आई से,
कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो पावर इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी को I लिख सकते हैं, तो V इंटू आई हो जाएगा पावर इक्वल टू। यही यहाँ पे ये रिलेशन लाया है, और इस रिलेशन का हम लोग बहुत बार यूज करेंगे अभी भी, और आगे के क्लास में भी इसका यूज होगा। पावर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और करंट होता है। पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। और ये आया कैसे है, ये अभी हम आपको दिखा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही लाया गया है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज pt। यही था एनर्जी, जिसको कि हम लोग वर्क डन बोल रहे थे, और यही वर्क कर रहा है ये सेल। तो उसी सेंटेंस को फिर ये दूसरे वर्ड में लिखा है, डेट इज VIT। अब क्या किया इसने कि अब यहाँ से जो हमको ये रिलेशन मिला था W इक्वल टू PT, यही मिला था ना, वर्क डन। ये वर्क डन कौन कर रहा है, ये सेल कर रहा है, चार्ज को मूव कराने के लिए इतना वर्क डन कर रहा है, PT कर रहा है। यही वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है ना हीट में, ठीक है, यही वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम देखिए पावर इक्वल टू V इंटू आई यहाँ से फाइंड कर चुके हैं हम, पावर इक्वल टू V इंटू आई यहाँ पर भी है ये। तो इसको हम, इस वर्क डन को हीट हम क्या बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि यही सेल जो वर्क डन किया है W, वही कन्वर्ट हो रहा है ना हीट में, जो इस रेसिस्टर में प्रोड्यूस हो रहा है हीट। ठीक है, और हीट एनर्जी है, फिर यहाँ से वही कंसेप्ट आ रहा है कि वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है। तो W के प्लेस पे हम लोग H लिख सकते हैं, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है रेसिस्टर में उसी के इक्वल प्रोड्यूस होगा हीट। W के प्लेस पे हम लोग H लिख सकते हैं, और PT है, और P के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, VI लिख सकते हैं। तो इसको हम VIT लिख रहे हैं, VIT लिख रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग VIT लिख रहे हैं, H इक्वल टू VIT। और हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं कि जो V है वो किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो इसको हम, ये जो हमारे पास ये जो H आया है, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, H इक्वल टू V इक्वल टू IR आया था ओम्स लॉ से। तो V के प्लेस पे IR लिख रहे हैं हम, और जो पहले से I और T था उसको हम जैसा था वैसा ही छोड़ रहे हैं। यहाँ से देखिए आप, I 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। यही तो हमारा जूल्स लॉ था, I स्क्वायर RT। तो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँच रहे हैं ये आप समझे होंगे। और हीटिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब पूरा, इसीलिए यहाँ पे ये कंसिडर करना जरूरी था, क्योंकि जो ये वर्क डन कर रहा है ना सेल, वही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है रेसिस्टर में हीट के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ रेसिस्टर ही है। अगर ये वर्क डन किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता, जैसे फैन के केस में फैन के ब्लेड को रोटेट करने में अगर ये वर्क डन कन्वर्ट हो जाता, तो फिर हम उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। और हम समझ चुके हैं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर RT कैसे आया। ठीक है, तो जूल्स लॉ में हम समझ चुके हैं कि ये रिलेशन कैसे आया है। अब इस रिलेशन का मीनिंग क्या है वो हम यहाँ समझते हैं। ये रिलेशन आया था I स्क्वायर RT, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस, ऐसे पूछ सकता है आपसे, एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मीनिंग क्या है कि दिस लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेसिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल है। ये तो यहाँ से दिख भी रहा है, यहाँ से आप देखिए H किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यही तो सेंटेंस ये लिख रहा है यहाँ पे। अगर आप समझे रहेंगे ना तो उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो हीट जो रेसिस्टर में प्रोड्यूस हो रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट है। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिख रहा है स्टेटमेंट, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट।
रेसिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है तो आर के भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और क्या यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टर। यहाँ से ये भी निकल रहा है हमारे पास कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसको आप ऐसे भी लिटरली भी समझ सकते हैं कि अगर रेसिस्टर था, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, जैसे ये रेसिस्टर था ना हमारा, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा था इस सेल्स की वजह से, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, या वर्क डन जो कर रहा है ये सेल वही कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में। तो अगर टाइम का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप इस तरह से करंट फ्लो करा रहे हैं सर्किट में, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। वो यहाँ से भी आपको दिख रहा है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है। दूसरा है कि अगर इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, अगर कम होगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगा, इसीलिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है। वहीं एक तीसरा भी है कि अगर ये ज़्यादा पावरफुल हुआ, ये जो सेल है अगर ये ज़्यादा पावरफुल हुआ तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यहाँ ओम्स लॉ से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यही इसका मीनिंग है। ठीक है। हम लोग दो रिलेशन पढ़े हैं जिसको कि हम लोग यूज करेंगे बार बार। एक तो हम लोग देखें कि पावर जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का होगा। ठीक है। एक ये रिलेशन पढ़े, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या हम लोग रिलेशन देखें कि हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हम बार बार यूज़ करेंगे, और हम आपको अभी समझा चुके हैं कि ये रिलेशन कैसे आया है। ठीक है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम ये समझ भी चुके हैं कि ये कैसे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे वर्क डन हो रहा है। ठीक है। तो अगर हमको मान लेते हैं ये याद नहीं भी है रिलेशन, तो भी हम, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये कंसेप्ट हमको पता है। इसीलिए हम इस तरह एक्सप्लेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि आपको सिर्फ, आप ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखे हुए हैं और उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, आंसर मिल रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप 10th के बाद दूसरे क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आप फॉर्मूला कितना याद रखेंगे, आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। इतना हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आज देख चुके हैं। आज के लिए जो आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर ओम्स लॉ इज पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल या नन। इसका आंसर अगर आप लोगों को किसी को पता है, अगर आप थ्योरी पार्ट अच्छे से समझे हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है। हम पूछना चाह रहे हैं कि ओम्स लॉ में जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ आता है, उस ग्राफ का शेप क्या होता है, पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, या सर्कल होता है। ठीक है। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जता सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।